बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे कार्ल मैक्स। ठीक है, 1818 में इसकी पैदाइश है, 1818 में। ठीक है, जर्मन पॉलिटिकल फिलासफर हैं और सबसे ज़्यादा जो हैगल को इन्फ्लुएंस की है वो जो हम अभी स्टडी करके हटे हैं, हैगल। कार्ल मैक्स को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैगल ने की है। ठीक है, आइडिया ऑफ डायलैक्टिक्स से। तो डायलैक्टिक्स ही अपनी लेके चलेगा। तो पहली दो मेन राइटिंग्स हैं कार्ल मार्क्स की। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो कि 1848 में लिखा गया, और दूसरी है कैपिटल। बुक से इसके साथ ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ जाता है। दास कैपिटल बुक इज रिटन बाय कार्ल मार्क्स। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये दो तीन वर्ड में अपनी थ्योरी को इसको सम अप करना हो तो ये कहता है कि दुनिया के जितने मजदूर हैं सारे इकट्ठे हो जाओ अपने राइट्स के लिए। ठीक है, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड, आगे कॉमा लगाता है, यूनाइट, फुल स्टॉप। कि अगर आप अपने राइट्स के लिए सारे जितने पूरी दुनिया के वर्कर हैं वो इकट्ठे हो जाओ। तो ये बात ऐसी क्यों कर रहा है? ठीक है, उससे पहले जितने हमने पॉलिटिकल फिलासफर पढ़े हैं उनमें तो ऐसी बातें नहीं थी। तो ये बात आगे शुरू कर दिया कार्ल मार्क्स ने। तो हमने देखा है 1818 में इसकी पैदाइश है। तो उस दौर में आया है जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था यूरोप में बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था मतलब कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन भी साथ ही था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ लग रही थी, बड़े बड़े यूनिट लग रहे थे। ठीक है, उनके अंदर प्रोडक्ट्स बनाई जा रही थी, डिफरेंट प्रोडक्ट्स थी, वो बाहर बेची जा रही थी और उनसे मुनाफा आ रहा था। ठीक है, जब जारी बात है मिलों वालों को फैक्ट्री हैं, ज़्यादा मुनाफा आ रहा था, वो अपनी एक अरसे बाद जाके दूसरी मिल लगा लेते थे। ठीक है, तो बेसिकली इसका आइडिया ये था कि जितने भी ये वर्कर काम करते हैं फैक्ट्री में, ठीक है, उसका इसके इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, बंदा जो है वो तो कम्युनिस्ट पहले समझना है। कम्युनिस्ट जो वर्ड है, कम्यून कॉमन, सबका, जितने हम रूम में बंदे बैठे हुए हैं, ये जो एक चीज़ है वो सब में बराबर तकसीम होगी। ठीक है, किसी को ज़्यादा नहीं, किसी को कम नहीं। उसकी वो वजह भी देता है। मार्क्स के हम जो पॉइंट डिस्कस करेंगे ना वो है मटीरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री। पहले हैगल का था, उसने डायलैक्टिक में दिया था। ठीक है, इसको हम कह देते हैं डायलैक्टिकल मटीरियलिज्म। ठीक है, वो कहता है हिस्ट्री इवॉल्व तो ऐसे ही हुई है लेकिन मटीरियलिज्म भी बीच में इन्वॉल्व है हैगल की थ्योरी में। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। सरप्लस वैल्यू, रेवोल्यूशन एंड प्रोलेटेरियन डिक्टेटरशिप। दूसरी हमने कौन सी थ्योरी की है? थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। रेवोल्यूशन एंड प्रोलेटेरियन डिक्टेटरशिप। और चौथा हम पॉइंट डिस्कस करेंगे आ कम्युनिस्ट सोसाइटी। ठीक है, और साथ आ जाएगी कार्ल मार्क्स की क्रिटिसिज्म। हैगल का हमने देखा है, वो कहता है कि आइडिया मूव करवाता है हिस्ट्री को। ठीक है, आइडिया से थीसिस आता है, एंटीथीसिस आता है, फिर सिंथेसिस बनता है। सर तो कार्ल मार्क्स कहता है बेसिकली हम अगर डायलैक्टिक्स को देखें तो डायलैक्टिक्स थोड़ा डिफाइन कर दें। मतलब डायलैक्टिक है क्या, फिर डायलैक्टिक मटेरियलिज्म। डायलैक्टिक्स। जी डायलैक्टिक्स बेसिकली आप कह सकते हो डायलॉग
इन शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। ठीक है। एक तरफ से एक डायलॉग आ रहा है, दूसरी तरफ से दूसरा डायलॉग आता है, तीसरा डायलॉग आता है, उधर से चौथा डायलॉग आता है, ठीक है। थीसिस एंटीथीसिस को वो डायलैक्टिक्स ही तो कह रहे हैं। सेम लाइक सुकरात, हाँ ठीक है। मतलब सुकरात ने किस तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस किया कि वो लोगों से सवाल पूछता था और फिर उसके जवाब में जो सवाल का जवाब देते थे, फिर आगे काउंटर क्वेश्चन करता था, फिर हाँ। जवाब आता था, फिर उस जवाब में से सवाल निकाल के फिर उनको कहता था। एग्जैक्टली उसने जो अपनी बुक लिखी हुई है, ठीक। ठीक है, वो सारी इसी डायलैक्टिक्स में लिखी हुई है। ठीक। डायलैक्टिक्स बेसिकली है ही ये। ठीक। अब डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म की तरफ आएंगे तो वो कहता है कि ठीक है, आइडिया मूव करवा रहा है हिस्ट्री को या वर्ल्ड को, ठीक है। तो वो कह रहा है उसका बेसिकली जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट जब आ जाता है तो प्रोग्रेस उस टाइम जाके आती है। ये मैंने आपको कहा था कि जब हैगल का हम स्टडी कर रहे थे, इस पॉइंट को आपने ये रखना है कि कोई भी सोसाइटी उस टाइम प्रोग्रेस पे जाती है, वो पीक पे होगी या रेवोल्यूशन पे होगी या वार पे होगी, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट इज की टू प्रोग्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स कहता है कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो होता है प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी, लेकिन उसकी नेचर जो होगी वो मटेरियल टाइप का होगा, ठीक है। उसकी क्या वजह, मटेरियलिज्म की तरफ इतना क्यों जा रहा है, क्योंकि उसने उस टाइम पे प्रोडक्ट बनते देखे हैं फैक्ट्रियों में। मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, इंडस्ट्री चल रही थी। जो यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो उसकी थॉट को अलोर कर रहा है। डेफिनेटली मटेरियलिज्म वो बेसिकली क्लास स्ट्रगल की बात कर रहा था इसमें, ठीक है। इसी में हमने क्लास स्ट्रगल देखी है इसकी, कार्ल मार्क्स की, कि क्लास स्ट्रगल को वो कैसे डिफाइन कर रहा है। अब मटेरियल उसने कह दिया मटेरियलिस्टिक बेस है, मतलब कि इकोनॉमी पे बेस कर रही हो। मटेरियलिस्टिक को हम थोड़ा सा इजी लेके चल जाते हैं, ठीक है। मटेरियलिस्टिक को बेस के इकोनॉमिक बेस होगी किसी भी सोसाइटी की, ठीक है। जब इकोनॉमिक बेस होगी तो उसके ऊपर जाके सुपर स्ट्रक्चर बनेगा। सुपर स्ट्रक्चर वो किसको कहता है, जिसमें गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, मोरल्स वगैरह इस तरह की जो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। नीचे आपकी जो बेस है सोसाइटी की वो इकोनॉमी में बेस है। अगर आपकी इकोनॉमी ठीक है, उसके मुताबिक आपके शहरी चल रहे हैं, खुश हैं, ठीक है, तो आपका जो ऊपर वाला सुपर स्ट्रक्चर है ना वो बेहतरीन चलेगा। अगर आपकी बेस ही जो है कमज़ोर है, ठीक है, तो ऊपर वाला सुपर स्ट्रक्चर नहीं चल सकेगा। अब इसमें वो क्या लेता है क्लास स्ट्रगल में, वो कहता है कि फैक्ट्री का ऑनर है और दूसरी तरफ वर्कर है, ठीक है। फैक्ट्री का ऑनर कुछ प्रोडक्ट बनाता है, उसको मार्केट में बेचता है, उससे प्रॉफिट बनाता है, लोग उसकी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, पैसे देते हैं, वो पैसे अल्टीमेट जाके फैक्ट्री के ऑनर के पास जाते हैं, ठीक है। तो कहता है कि लगती क्या क्या चीज़ें किसी भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, रॉ मटेरियल लगता है, नेचुरल रिसोर्सेज लगते हैं, ठीक है, और लेबर लगती है। लेबर की जो वैल्यू है वो अपनी जान लगाते हैं, अपनी लेबर लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, फिर जाके प्रोडक्ट बनती है। तो प्रॉफिट जो है ना वो ज़्यादा जो है वो फैक्ट्री का ऑनर ले जाता है, जो वर्कर है उनको उतना ही मिल रहा होता है जितना वो ले रहे होते हैं। वो कहता है कि आस्ता आस्ता ये डेवलप होना शुरू हो जाती है फैक्ट्री, आस्ता आस्ता फिर नई मशीनरी लेके आती है, नई टेक्नोलॉजी के साथ वो क्या करती है, वर्कर्स को रिप्लेस करती जाती है। जहाँ पे पहले 10 वर्कर काम करते थे, नई मशीनरी आ जाती है, ऑटोमेटिक वो काम कर रही होती है, वहाँ पे 5 वर्कर आ जाते हैं, ठीक है। उसका काम तो प्रोडक्शन पहले से ज़्यादा हो गई है, जो उधर हैं बंदे वर्कर थे जो वो कम हो गए हैं, उसको वेजेस कम देनी पड़ रही है यहाँ पे, ठीक है, और उसका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। ये वो कह रहा है कि है कैपिटलिस्ट सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या करता है, एक क्लास वेल्थी हो जाती है, जो वेल्थी क्लास है, जो नीचे वाला तबका है वो बिल्कुल पिसता ही रहता है। एक टाइम आता है बिल्कुल ही अनएम्प्लॉयमेंट छा जाती है, ठीक है, ऑटोमेशन आ जाती है, मतलब कि हर चीज़ ही ऑटोमेटिक हो जाती है, मशीनें वहाँ पे एक बटन दबाया टोटल जितनी प्रोडक्ट है तैयार होकर आ जाती है। वहाँ पे क्या है, एक आधा मजदूर काम हो गया, जब पहले 10 की जगह 5 ने ली है, 5 की जगह पे 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लॉइट कौन आया है, वर्कर। एक्सप्लॉइट किया किसने है, कैपिटलिस्ट क्लास ने, जो कि खुद अपनी मालो दौलत इकट्ठा करती है, जो कैपिटलिज्म की एक सोच है, ठीक है। ज़हीर खान नहीं समझ आ रही कैपिटलिज्म क्या आई थी। सर कैपिटलिज्म को मुझे फिर डिटेल में समझा देना,
क्योंकि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म को हम डिटेल में ही पढ़ेंगे, पार्ट सेकंड में जाएंगे ना पॉलिटिकल साइंस के, इसकी थ्योरीज है बकायदा। कैपिटलिज्म क्या कहता है, सोशलिज्म क्या कहता है। मेरा आज का ऐसे भी है कैपिटलिज्म पे, तो जो वीडियो बंद होगा उसके बाद मुझे थोड़ा समझा देना सर ये। ठीक है, तो वो कहता है ये सिस्टम जो है ना, मिल ओनर अमीर हो जाता है Yes. और उससे जो है एक्सप्लॉइट होती है वर्कर क्लास जो है, ठीक है, प्रोलेटेरियन उन्होंने कहता है। वो बेस आपकी सोसाइटी की थी क्या थी, इकोनॉमी, उसके ऊपर जाके स्ट्रक्चर खड़ा होता है, सुपर स्ट्रक्चर। तो कहता है ये कैपिटलिज्म जो एक सुपर स्ट्रक्चर आज बना हुआ है ना, ये आस्ता आस्ता तबाही की तरफ जा रहा है। कैसे तबाही की तरफ जा रहा है, कह रहा है एक कैपिटलिस्ट है, उसकी फैक्ट्री है, उसके मुकाबले में दूसरा कैपिटलिस्ट आ जाता है, तीसरा कैपिटलिस्ट आ जाता है, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है एक कंपटीशन क्रिएट कर देता है मार्केट में, ठीक है। वो उसकी प्रोडक्ट आ गई, वो उसके साथ ये चीज़ फ्री देना शुरू कर देता है, वो इस चीज़ को नए मौसर अंदाज में मार्केट में लेके आता है, वो उसकी एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करवाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो कहता है ये जो क्लास स्ट्रगल है ना, ये जो अपर क्लास है, ये उनकी आपस की स्ट्रगल है, ठीक है। तो जो लेबर वैल्यू, जो नीचे वाले बंदे हैं, वो हमेशा पिसता है। इसलिए वो कह रहा था कि दुनिया के जितने भी लेबर है ना, वो सारे इकट्ठे हो जाएं अपने राइट्स के लिए, ठीक है। तो अगर सर बेसिकली देखा जाए अपर क्लासेस वो तो लेबर्स को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपना मशीनरी लेकर आ रहे हैं। वो कह रहा है कि जब आपकी प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं ना, Yes. ठीक है, आप सरप्लस वैल्यू की तरफ तो जाने दो। अभी सरप्लस वैल्यू में हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। सरप्लस वैल्यू में क्या कह रहा है, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, वो कहता है कि एक मजदूर प्रोडक्ट को बनाने में जितनी उसकी मेहनत लग रही है, जिसका जितना उसका खून पसीना लग रहा है, उसके मुताबिक उसको तनख्वाह नहीं मिलती, ठीक है। काम वो ज़्यादा कर रहा होता है, सिर्फ काम नहीं कर रहा होता, वो अपना टाइम भी दे रहा होता है, उसकी प्रोडक्ट की तैयारी में उसका लेबर भी लगी है, उसका टाइम भी लगा है। बदले में उसने क्या लेने होते हैं, पैसे लेने होते हैं। लेकिन जब उसे पैसे लेने की बारी आती है, वो उसको थोड़े मिलते हैं, बदले में जो फैक्ट्री या मिल का ऑनर है, वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा होता है मार्केट में से, वहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट उठा रहा होता है, ठीक है। बेसिकली उसका ये कहना है कि अगर वहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, तो ऐसे लेबर क्लास की जो है वेजेस, उनकी तनख्वाह, उसको भी इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। तो इकोनॉमिक सिस्टम फाउंडेशन बन गई, उसके ऊपर ये आ गया मटेरियल कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर जाके बेस बनती है सुपर स्ट्रक्चर की, जिसमें कैपिटलिज्म होगा या सोशलिस्ट सिस्टम होगा, ठीक है। तो कहता है जिसकी बेस ही इस तरह की है ना, इस सिस्टम की, कैपिटलिस्ट की, ठीक है, तो वो सुपर स्ट्रक्चर कभी खड़ा हो ही नहीं सकता, उसको हम कभी सुपर स्ट्रक्चर कह ही नहीं सकते, ठीक है। यहां तक उसने बात की है कैपिटलिज्म के अगेंस्ट, वो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है। मतलब कैपिटलिज्म क्या कहता है कि जिस बंदे ने जितना कमाना है, जिस बंदे की जितनी कमाने की सलाहियत है, उतना उसका है। स्टेट क्या करेगी, अपनी लाइसेंस फेरे जो पॉलिसी है उसको रखेगी कि आपने ज़्यादा इंटरफेयर मामलात, इकोनॉमिक मामलात में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना, ठीक है। तो उसके बाद सारी बात है रेवोल्यूशन एंड प्रोलेटेरियन क्लास जो अब आती है, और कम्युनिस्ट सोसाइटी, इसमें वो आता है, वो कहता है कि हमारी जो कम्युनिस्ट सोच है या ये सोसाइटी जो बनेगी, जो कार्ल मार्क्स आइडिया दे रहे हैं, ठीक है, वो क्या बनेगी। वो कहता है कि जो मिल ओनर होते हैं, या जिसको आप एलीट क्लास कह सकते हो, वो थोड़े होते हैं, जो मिडिल क्लास होती है या नीचे वर्कर क्लास होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। अब आप देख लें कि एक फैक्ट्री है, उसका मालिक तो एक होता है, शेयर होंगे, 3-4 बंदे मालिक हो जाएंगे फैक्ट्री के, 5 बंदे हो जाएंगे, लेकिन वर्कर कितने होते हैं, नीचे हज़ारों के हिसाब से होते हैं, ठीक है। तो वो इस चीज़ को कह रहा है कि आपका जो एक रेवोल्यूशन आना चाहिए, रेवोल्यूशन एंड प्रोलेटेरियन डिक्टेटरशिप, ठीक है, कि आप जितनी वाली नीचे वाली क्लासें हो ना, सारी इकट्ठे होके एक अपना रेवोल्यूशन लेके आओ, अपनी वैल्यूज़ को मनवाओ, ठीक है। उसमें क्या होगा, जो मेजोरिटी अवाम की गवर्नमेंट होगी, जब मिडिल क्लास नीचे से आ रही है, वर्कर्स की बात मानी जाएगी, जो फैक्ट्री के वर्कर होंगे, ठीक है। तो वो कह रहे हैं मेजोरिटी जो क्लास वो ऊपर आएगी, जो मिनॉरिटी होगी वो कौन होंगे,
एलीट क्लास या फैक्ट्री ओनर जो होंगे, ठीक है, वो कहता है कि नीचे होंगे उस टाइम मिनोरिटी पे। उस टाइम भी जुल्म सितम या ऑपरेशन जो होगा ना मिनोरिटी का, कहता है उस टाइम भी हो रहा होगा। हम ये नहीं कहते कि अगर मिडिल क्लास आ जाए या प्रोलेटेरियन क्लास आ जाए तो सोसाइटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कहता सोसाइटी बेहतरी की तरफ जाना शुरू कर देगी, ठीक है। सोसाइटी में ऑपरेशन कम होते 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 आस्ता आस्ता बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। अब वो सोसाइटी कौन सी है कार्ल मार्क्स की, ठीक है, जिसे वो कम्युनिस्ट सोसाइटी कह रहा है कि इस तरह की सोसाइटी बना दो। वो सोसाइटी क्या होगी, ठीक है, उसको वो कहता है ब्रांड न्यू वर्ल्ड, न्यू सोसाइटी, ठीक है। वो क्या होगी जी, ग्रेट डिग्री ऑफ इक्वलिटी, सारे जनाब मर्द और औरतें जो हैं वो बराबर होंगे, सबके हकूक बराबर होंगे, ठीक है, एक ऐसी क्लास होगी। मैन एज एंड रेदर देन मीन्स टू एन एंड, मतलब कि हैगर की फिलॉसफी में हमने बात की थी कि फाइनल स्टेट जो किसी की भी होगी वो स्टेट की एवेल्युएशन होगी, ठीक है, स्टेट एज द एंड होगा। उसके लिए उसको इंडिविजुअल को इग्नोर भी करना पड़ेगा, स्टेट तो करेगी। तो कार्ल मार्क्स कहता है कि नहीं, हर इंडिविजुअल की एक अपनी वैल्यू है, ठीक है। तो उसके मुताबिक स्टेट जो है वो एट द एंड नहीं है, जो इंडिविजुअल बंदे हैं हर बंदा एक स्टेट का उसकी वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। जो कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी उसमें किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, उतनी होगी जितनी हर बंदे को एलोकेट की होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि जितने इस रूम में बंदे बैठे हैं 10 मरले से ज़्यादा कोई जगह नहीं रख सकता, या 1 कनाल से ज़्यादा कोई जगह नहीं लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है वो सब में 1 कनाल ही डिस्ट्रीब्यूट होगी, इससे ज़्यादा कोई नहीं रखेगा, ठीक है। चाइना में भी पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं था, अभी जाके पिछले कुछ सालों में इन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी को अलाउ किया है, ठीक है, और दूसरे मुल्कों में जाके अपने प्राइवेट शहरी भेजे हैं कि जाके अपना आप कमाओ, और उसके हिसाब से वो कैपिटलिज्म की तरफ भी आ रहे हैं कि आप जितना कमा रहे हो ये आपका है। गवर्नमेंट तो डेफिनेटली टैक्स की सूरत में कुछ ना कुछ आपसे ले ही रही होती है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि नेशनलाइजेशन कर दो। पाकिस्तान में इसकी सोशलिज्म के नाम पे नेशनलाइजेशन हुई थी 1970s में, सारी गवर्नमेंट की चीज़ें जितनी फैक्ट्रियाँ थी सारी गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले ली, ठीक है। कहते जनाब सबको बराबर ही मिलेगा, गवर्नमेंट ही डिस्ट्रीब्यूट करेगी। फैक्ट्रियाँ ने नहीं किया था उस टाइम, ज़्यादा बांग्लादेश चले गए, बाहर के मुल्क भाग गए, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स भी हुई थी कि हर किसी को बराबर मिलेगी, जो 5 एकड़ से ज़्यादा नहीं रख सकेगा, लैंड ओनर भी है, इससे ज़्यादा जितनी ज़मीन है जितनी उसके मज़ारे हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 5 एकड़ से ज़्यादा जितनी ज़मीन है ना वो इर्द गिर्द के लोगों में तकसीम हो जाएगी। देखने को तो ये आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है। जो मिडिल क्लास होती है, सारी बात है, एलीट तो हमेशा कम होते हैं, किसी भी मुल्क में 1 या 2% होते हैं, बाकी तो मिडिल क्लास और नीचे गरीब ही होती है बेचारी। ये वो तो कहते हैं हाँ ठीक है, अगर इनकी भी दौलत हमारे अंदर तकसीम हो जाए, ठीक है, तो फिर तो वेल एंड गुड है। जैसे आपके वडेरे लोग हैं, उनकी ज़मीन है, पहाड़ भी हैं, अगर वो एक रख दे 5 एकड़ से ज़्यादा आप नहीं रख सकते, ठीक है। इससे ज़्यादा जितने भी होंगे वो लोगों में बराबर तकसीम कर दिए जाएंगे। आइडिया तो बहुत अच्छा है ये फजल, ठीक है। इसी तरह फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जितना प्रॉफिट आएगा सालाना, ठीक है, वो फैक्ट्री के मालिक से लेकर नीचे वर्कर तक सब में बराबर तकसीम कर दिया जाए, ठीक है। तो कहता है कि इसमें क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, ठीक है। एक क्लास दूसरे क्लास को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकेगी, क्लास स्ट्रगल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। एक क्लास की मतलब कि वो कहता है कि मैं अमीर से अमीर होता जाऊँ, जो गरीब क्लास है गरीब से गरीब होती जाएगी, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये बिल्कुल ख़त्म होती जाएगी, ठीक है। कार्ल मार्क्स से आप लोगों ने ज़्यादा मुतासर नहीं होना, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ना हुआ तो तैमूर साहब हैं, ठीक है, वो खुद कम्युनिस्ट हैं, वो आपको बहुत अच्छा ऐसे ऐसे आइडियाज़ भी दे देंगे जो कार्ल मार्क्स ने नहीं भी कहे, ठीक है। मतलब कि वो बहुत बेहतर समझा सकते हैं। हमने तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से 20 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है कार्ल मार्क्स से,
ठीक है। और कार्ल मार्क्स की अगर आपने क्रिटिसिज्म देखनी है, वो आपको कहा था एनिमल फॉर्म, जॉर्ज ऑरवेल की, यूट्यूब पे पड़ी है, मैक्सिमम 5 से 10 मिनट की वीडियो है, ठीक है। उसमें आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा जो कार्ल मार्क्स बात कर रहा है ना, उसकी बेस कितनी कमज़ोर है। क्या है इसका मतलब? एनिमल फॉर्म, एनिमल जॉर्ज ऑरवेल, एनिमल फॉर्म जाकर आप लिखोगे ना यूट्यूब पे, तो उस पर आप आ जाएगा। उस पर भी उन्होंने वही बातें की हुई हैं जो कार्ल मार्क्स ने की थी, ठीक है। कार्ल मार्क्स के साथ क्रिटिसिज्म के देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स की क्रिटिसिज्म है द एक्सक्लूसिव मोनोपोली ऑफ इकोनॉमी, मटीरियलिज्म, यानी कि मटीरियलिस्टिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा इसने वैल्यू दी है अपनी थ्योरी में। हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट ही टोटल बता दिया कि जनाब ये बेस कर रही है मटीरियलिज्म पे, जो हैगल का एक आइडिया था जो कि मूव करवा रहा है। और कॉन्फ्लिक्ट जो है, कॉन्फ्लिक्ट की बेस भी ये कह रहा है कि मटीरियल की होती है, मटीरियलिस्टिक है, ठीक है। आइडियल सोसाइटी विल बी अ स्टैग्नेंट सोसाइटी, आइडियल सोसाइटी एक सुस्त सोसाइटी होगी। कहते हैं सोसाइटी वही बेहतर है जो स्ट्रगल में है, या वार पे है, या रेवोल्यूशन पे है। आइडियल सोसाइटी कौन सी है? कोई किसी को तंग नहीं कर रहा, लॉ एंड ऑर्डर मुकम्मल है, बादशाह भी ठीक है, रियाया भी ठीक है। कहते हैं जो ऐसी सोसाइटी होगी ना, वो बिल्कुल एक सुस्त सोसाइटी होगी, ठीक है। इनकन्सिस्टेंसी ऑफ थॉट्स, इसकी थॉट में इनकन्सिस्टेंसी नहीं है। ये वही पॉइंट जो हमने हर किसी के साथ लगाते रहते हैं, ठीक है। क्लास डिवीजन कर दिया है जी इसने, लेबर क्लास को बहुत ज़्यादा इसने उठा दिया है, और जो दूसरी कैपिटलिस्ट क्लास थी या अपर क्लास होती है, उसको इसने ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट्स उसके दिए हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। और सबसे अच्छी जो क्रिटिसिज्म है वो एनिमल फॉर्म है। एनिमल फॉर्म का आप रेफरेंस दे सकते हो, जॉर्ज ऑरवेल की बुक में से लिया गया है ये। जॉर्ज ऑरवेल ने बुक लिखी थी, उस बुक से ये आगे उन्होंने अपनी एनिमेशन फिल्म बनाई है।